हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 14वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 14वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और मेरे भाई वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 14वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 14वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए है कोलंबिया में, ऑप्शन बी है ब्राजील में, ऑप्शन सी है वियतनाम में और ऑप्शन डी है भारत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है ब्राजील देश में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का गुजरात राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर है बेंगलुरु। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए सभी को इस क्लास को क्या करना है, कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राजघाट किसका स्मारक है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू का और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में राजघाट महात्मा गांधी का स्मारक है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में।
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के साथ में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सफदरजंग का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सफदरजंग का मकबरा दिल्ली शहर में स्थित है। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, ऑप्शन ए कुतुब मीनार है, ऑप्शन बी है चार मीनार है, ऑप्शन सी है विजय स्तंभ और ऑप्शन डी है लौह स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और इसी प्रश्न को देखिए एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये अमृतसर के कहाँ पर हुआ था, सॉरी पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1925 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1935 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है।
तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये और बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह है ये नील की खेती से संबंधित था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में और ऑप्शन डी है जापान में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम या फिर हम बोल सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1927 मद्रास अधिवेशन में, ऑप्शन बी है 1929 लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन सी है 1931 कराची अधिवेशन में और ऑप्शन डी है 1935 बम्बई अधिवेशन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रोलैक्ट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 16 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।